तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 11। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं साइंस का दोस्त काफी सिलेक्टेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 100% दोस्त एग्जाम में बेनिफिट करने वाली है। इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसको क्या करता है कि अभी एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। बने रहिएगा अंत तक दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, देखिएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है कि समुद्री जल को क्या करना है कि मीठे जल में परिवर्तित करना है। तो समुद्री जल को मीठे जल में परिवर्तित करने के लिए इसमें से हम कौन सा जो है प्रोसेस अपनाएंगे, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं दोस्त, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर समुद्री जल को हमको मीठे जल में कन्वर्ट करना है तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समझिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। समुद्री जल तो खारा होता है और खारा को मीठे पानी में हमको कन्वर्ट करना है तो रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, अब देखिए ये चीजें अगर आपको इसको ध्यान से देखिएगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या, आरओ तो आरओ आप जानते हो, ये घर में भी हम लोग लगाते हैं आरओ। तो वो क्या करता है कि दोस्त फिल्टर करके पानी को देता है। तो उसमें क्या होता है ना कि नमकीन जो जल के अणु होते हैं उसको छांट लिया जाता है, छान लिया जाता है, मीठा जल को बाहर कर दिया जाता है। तो वही आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि समुद्री जल को मीठे जल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या है कि फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि एक मोल गैस के लिए आपका दे दिया है कि सीपी और जो है सीबी, ये दोनों में आपको संबंध बताना है कि क्या संबंध है क्या नहीं है। इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता दीजिए कि सीपी और सीबी में क्या संबंध है क्या नहीं है। देखिए अब अगर गौर से देखिएगा तो आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर कि सीपी और सीबी में होता क्या है रिलेशन। देखिए ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि सीपी इक्वल टू जो होता है सीबी प्लस आर होता है। क्या होता है, सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर होता है, या सीबी को इस साइड ही ले आइए तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये संबंध होता है इसमें। अब ये चीजें जान लीजिए कि इसे जो है ये सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर जो है इसको दोस्त मेयर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या, मेयर सूत्र को। अब ये चीजें देख लीजिए, आर जो होता है वो क्या होता है कि गैस कांस्टेंट होता है। सीपी को क्या कहा गया है तो ये प्रेशर होता है, जो कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। अब वो जो होता है सीबी जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसे मेयर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सेकेंड अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, नेक्स्ट। हाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कहता है कि कोशिका का पाचन तंत्र, कोशिका का पाचन तंत्र जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता दीजिए कि कोशिका का पाचन तंत्र जो होता है उसे किस नाम से जानते हैं। अच्छा है क्वेश्चन दोस्त, पढ़े होइएगा, आपको पता होगा कि कोशिका का पाचन तंत्र जो होता है उसे किस नाम से जानते हैं। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं दोस्त, ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, क्या, लाइसोसोम। अब कहिएगा कि नहीं लाइसोसोम को तो आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, कोशिका को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका अगर किसी कारणवश अगर ये फट भी जाता है तो इससे अंदर क्या होता है कि पाचन एंजाइम होता है, वो निकलता है, पूरे कोशिका को खा करके पचा देता है। इसलिए क्या कहते हैं कि खुद के रस उससे निकलता है, खुद को ही खा करके पचा देता है, इसलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं। और ये कोशिका का अपना पाचन तंत्र होता है, ठीक है। ये कोशिका का अपना पाचन तंत्र होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। लाइसोसोम को भी कोशिका का पाचन तंत्र कहते हैं या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोशिका द्रव, क्या दे दिया है, कोशिका द्रव का विभाजन जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, हमें यह जाना है इन चारों ऑप्शनों में से। तो कोशिका जो विभाजन होती है उसे किस नाम से जानते हैं, हमें यह चीज जाना है। देखिए दोस्त, साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। किसे, साइटोकाइनेसिस के नाम से। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कोशिका विभाजन जो होती है उसको साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि दो अलग अलग है, क्या है, दो अलग अलग गुणसूत्र है, उसके क्या होता है कि टुकड़े जो होते हैं वो आपस में क्या होता है कि अदल बदल होता है, आदान प्रदान होता है। तो उस जो आदान प्रदान होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हमें यह जानना है, ठीक है। दो अलग अलग गुणसूत्र है, उसके अपने टुकड़े होते हैं, उसको आदान प्रदान करता है कि भाई तू भी ले ले हम भी ले लेते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमें यह जानना है। देखिए उस प्रोसेस को दोस्त पारस्परिक स्थानांतरण कहते हैं, मतलब कि आपस में साझेदारी करना, ठीक है। पारस्परिक क्या मतलब कि दोनों सहमति से साझेदारी करना, वो पारस्परिक जो है क्या होता है कि स्थानांतरण होता है। तो उसी के थ्रू क्या होता है कि
दो गुणसूत्र अपने टुकड़ों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी दो गुणसूत्र जो होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए कि गुण जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तभी क्या होगा कि वो अपने टुकड़ों को आदान प्रदान कर पाएगा, असमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे पारस्परिक जो है स्थानांतरण कहते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन कहता है कि अफीम जो होता है वो पौधे से कहां से प्राप्त करते हैं, ये हमें जानना है। देखिए अफीम जो पौधे के प्राप्त होता है वो कहां से होता है, लैक्टेस से, यानी कि उसके दूध से प्राप्त होता है। अफीम का जो पौधा होता है, पोस्त का जो पौधा होता है, उसके दूध से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सूखे हुए दूध से। ये फर्स्ट नंबर कैसे प्राप्त होता है थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। पौधे से दूध होता है, तो दूध जो होता है उसको लैक्टेस ही कहा जाता है, जो निकलता है सो, तो लैक्टेस से सीधा दूध पेड़ से थोड़ी निकलता है। देखिए ये क्या होता है कि पोस्ट अफीम का जो पौधा होता है उसमें क्या होता है कि बीज होता है, तो बीज होता है तो वो पूरा बीज पूरी तरह से पका नहीं होता है, कच्चा बीज होता है, उसको क्या करता है कि नाखून से खरोचते हैं तो उससे दूध निकलता है। दूध निकलता है तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने के बाद उसको निकाल लिया जाता है, डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण करने के बाद जो है उसको जो है क्या कर लिया जाता है कि अफीम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो वो जो दूध निकलता है और सूखने के बाद जो पीला पड़ जाता है उसी को लैक्टेस कहते हैं। ठीक है, तो उसी लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाखून से खरोच करके दोस्त उसका जो है दूध निकाला जाता है। ठीक है, कच्चा ही रहता है, पूरा पका हुआ नहीं रहता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि एंटीजन या तो प्रोटीन हो सकते हैं या इनमें से क्या हो सकते हैं, ये हमें जानना है। देखिए एंटीजन जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि क्या क्या मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं कि ये एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन और ये पॉलीसेक्रेट्स, ये आपका सेकेंड नंबर, इससे मिलकर के बना होता है। अगर ये नहीं देगा तो आपको जो है पेप्टाइड्स दे देगा, पेप्टाइड से मिलकर के बना होता है। तो एंटीजन जो होता है प्रोटीन, पेप्टाइड्स और ये पॉलीसेक्राइड्स, ये तीनों से मिलकर के बना होता है। तो ये जान लीजिए कि एंटीजन या तो प्रोटीन होगा, या तो पेप्टाइड्स होगा, या तो पॉलीसेक्राइड्स होगा, ये तीनों होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में पेप्टाइड्स नहीं दिया है, पॉलीसेक्राइड्स दे दिया है, तो पॉलीसेक्राइड से हम क्या करेंगे कि ऑप्शन को मार करके चलेंगे। ठीक है, अगर पेप्टाइड्स भी दे देता तो पेप्टाइड्स भी हम क्या करते हैं कि ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि रोगजनक सूक्ष्म जीव, क्या कहता है कि रोगजनक सूक्ष्म जीव जो होता है उसको मारने की या निष्क्रिय करने के लिए जो हम इसमें से किस जो है प्रोसेस को अपनाएंगे, किस रासायनिक पदार्थ का अपनाएंगे, हमें यह जानना है। देखिए कोई भी जो है सूक्ष्म जीव होता है या रोगाणु जो होता है, सूक्ष्म जीव जो होता है, अगर उसको मारना है तो इसमें से किस रसायन का हम उपयोग करेंगे दोस्त, इसमें से जान लीजिए कि कीटनाशक जो है, कीटनाशक जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अब वैसे इस कीटाणु को पूरी तरह से मारना, सूक्ष्म जीवों को मारना, जो क्या कौन सा प्रक्रिया कहलाता है, निर्जमीकरण कहलाता है। पिछले दिन हम क्लास में ये चीजें बता दिए थे, जिसमें बता दिए थे कि हीट के थ्रू भी मार सकते हैं उसमें सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया को, या रासायनिक तरीके से अपना सकते हैं, या छान करके भी मार सकते हैं। तो वो अलग अलग प्रोसेस बता भी दिए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि गुणसूत्र का वह स्थान जहां पे जीन पाया जाता है क्या कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर खोज लेना है कि गुणसूत्र का वह कौन सा स्थान है जहां पे जीन पाया जाता है। ठीक है, देखिए गुणसूत्र का जहां भी जीन पाया जाता है उस गुणसूत्र के उस स्थान को लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, लोकस। अब ये चीजें जान लीजिए कि आखिर गुणसूत्र होता क्या है। तो गुणसूत्र जो होता है वो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, गुणसूत्र जो होता है। और उस नाभिक में क्या होता है कि जीन होता है, और उसी जीन के जगह को हम लोग लोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शरीर के तंत्रिका तंत्र जो होते हैं तो उसके आवेगों का क्या होता है कि भ्रमण होता है, क्रम में होता है। तो कैसे कैसे उसका जो इंफॉर्मेशन आता है तंत्रिका तंत्र में, हमें ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जैसे कि जानते हो डेंड्राइट्स, एक्सॉन और बहुत सारी चीजें होते हैं उसमें। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आता कहां पे है, फिर उसके बाद जाता कहां है, फिर कहां से निकल के कहां जाता है। तो ये 3 चीजें इसमें दे रखा है, आपको क्रम में दे रखा है। क्या क्या दे दिया है तो दोस्त, डेंड्राइट्स दे दिया है, एक्सॉन दे दिया है, और जो है कोशिका शरीर दे दिया है, कि सेल्स बॉडी दे दिया है। तो सबसे पहले आप जानते होइएगा कि तंत्रिका तंत्र जो होता है
ठीक है। ये हाथ की तरह उंगली तरह फैला होता है, इस तरह से निकला होता है, ठीक है, पंजे की तरह होता है। इस तरह ये जो छोटे छोटे जो होते हैं निकले होते हैं, चारों तरफ से निकले होते हैं, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो आता है इसी पे आता है। कहां पे आता है? इसी पे, डेंड्राइट्स पे आता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स पे आता है, उसके बाद जो है यहां पे आता है। इसको जो है पूरे भाग को क्या कहते हैं हम लोग जो है सेल्स बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स बॉडी। तो डेंड्राइट से होते हुए कहां पे आया? सेल्स बॉडी में आया। फिर जो ये जो पतला देखते हैं यहां से, जो एक तरह से नस कहिए, तो उसको जो है दोस्त क्या कहा जाता है? एक्सोन कहा जाता है। तो डेंड्राइट से होते हुए सेल्स बॉडी में आता है, फिर एक्सोन में आता है ये इंफॉर्मेशन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका क्रम देख लीजिए कि कहां पे है कहां नहीं है। तो दोस्त देखिएगा एक्सोन, सेल्स बॉडी, डेंड्राइट्स, ये फर्स्ट नंबर आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम जो है इसमें दिखाया गया है। पूछा जाता है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए, या सीधा ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको कि तंत्रिका तंत्र में सबसे पहला इंफॉर्मेशन कहां आता है? तो डेंड्राइट्स में आता है। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा जो है सुरक्षित रहती है, हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, बताइए कि रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा सुरक्षित रहता है, ये हमें जानना है। देखिए आपको बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो केसरूका के द्वारा क्या होता है कि केसरूका दंड होता है यहाँ पे, उसी के द्वारा क्या होता है कि सुरक्षित रहता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। केसरूका दंड, उसी के द्वारा क्या होता है कि हमारा शरीर की हड्डी सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये क्या करता है ना कि रीढ़ की हड्डी को चारों तरफ से घेर करके रखता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है और प्लस सहारा भी प्रदान करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए हाँ, अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से दे दिया है कि निम्नलिखित फूल के प्रजनन भाग दे दिया है, ठीक है। निम्नलिखित फूल के प्रजनन भाग, जिसमें क्या दे दिया है कि आपको रोगाणु कोशिकाएं होती है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो इसमें से बता देना है ऑप्शन में से कि फूल का वो कौन सा भाग है जिसमें रोगाणु कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि फूल के प्रजनन वाला भाग जो होता है दो गो होता है। तो स्त्री केसर होता है, तो जो है पुंकेसर होता है। ये दोनों क्या करता है कि जनन में भाग लेते हैं, ठीक है। स्त्री केसर, पुंकेसर, प्लस उसके साथ साथ जो पंखुड़ियां जुड़ी होती है वो भी मतलब वहां पे रहते हैं। तो ये तीनों में क्या किया जाता है कि रोगाणु कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिएगा, स्त्री केसर, पुंकेसर और पंखुड़ियां, तीनों अगर होगा तो तीनों मार देंगे। लेकिन इसमें देखिएगा तो आपको स्त्री केसर नहीं दिया है, लेकिन पुंकेसर और पंखुड़िया दे दिया है। इसलिए दोस्त ये क्या होगा कि थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि ये दोनों करेक्ट आंसर है। इन दोनों को रोगाणुजनक क्या होता है कि इन दोनों में रोगाणुजनक कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। पुंकेसर आपको पता है कि मेल वाले पौधे फूल में पाए जाते हैं और स्त्री केसर जो है वो मादा वाले फूल में पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देखिए, हाँ एथेनॉल। एथेनॉल क्या है हमें ये चीजें जानना है, ठीक है। तो एथेनॉल के बारे में जानना है, तो एथेनॉल के बारे में देख लीजिए। पहले क्या करता है कि ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं कि एथेनॉल है क्या। पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर तो आपको ये चीजें कह रहा है इसमें कि एथेनॉल जो होता है वो कमरे के टेम्परेचर पे क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है। बिल्कुल सही है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है एथेनॉल जो होता है सो। दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर आपको ये चीजें कह रहा है कि ये जो होता है आमतौर पे अल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है क्योंकि ऑल लगा है, OH लगता है इसमें एथेनॉल को, ठीक है। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप होता ही है, अल्कोहल होता ही है, ठीक है। तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि ये अच्छा विलायक होता है, अपने में सबको घुला भी सकता है। तो बिल्कुल सही है, सॉल्वेंट होता है, ये अच्छा विलायक होता है। मतलब देखा जाता है इन तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये चारों ऑप्शन ऊपर के तीनों ऑप्शन दिए गए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कह रहा है इसमें कि साबुन के अणुओं की संरचना को क्या कहते हैं। साबुन के अणुओं की संरचना जो होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि साबुनीकरण जो होता है उसमें साबुन के अणु जो होते हैं उसकी संरचना जो होती है उसको दोस्त मिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल्स। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि मिसेल्स कहते हैं। जैसे साबुन को जल में जब घुलाइएगा ना तो उसमें क्या होता है कि अणु के गुच्छा गुच्छा टाइप का जो है बनना शुरू हो जाता है, उसी गुच्छे को क्या कहते हैं कि हम लोग जो है मिसेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि आवर्त नियम यह कहता है कि तत्वों के गुण उसके डैश के आवर्त के फलन होता है, मतलब समानुपाती होता है, ठीक है। तो किससे फलन होता है ये जाना है। आवर्त सारणी में दोस्त तत्वों का गुण जो होता है वो किसके फलन होता है दोस्त? उसके परमाणु द्रव्यमान के फलन होता है। किसके? परमाणु द्रव्यमान के फलन होता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे द्रव्यमान की भी क्या होता है कि द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान भी बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो उसके क्या होता है कि फलन होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा जो है एक स्ट्रेंजर गैस है, यानी कि अनजान गैस कहिए या इसको नोबेल गैस भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रेंजर गैस है, हमें यह चीजें जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि स्ट्रेंजर गैस इन चारों में से है कौन। देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा ये फर्स्ट नंबर, क्या, जिनोन। जिनोन को दोस्त जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं, जिसको हम नोबेल गैस या आक्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी नोबेल गैस होते हैं या आक्रिय गैस होते हैं या आपको ये स्ट्रेंज गैस होते हैं, उन सभी को क्या है एक ही नाम से हम लोग मतलब एक ही ग्रुप में रखा गया है। कौन से ग्रुप में रखा गया है, कभी कभी ये चीजें पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। इसको जीरो जो क्लास होता है मतलब शून्य वर्ग होता है, उसमें उन सभी तत्वों को रखा गया है, जितने भी अक्रिय गैस है, जितने भी स्ट्रेंजर गैस है, उस सभी को। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए हाँ देख लीजिए, ये चीजें दे दिया है कि चीनी पर क्या करते हैं ना कि दोस्त अम्ल जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। डालने पे क्या होता है कि चीनी झुलस जाता है। झुलस जाता है, उस प्रक्रिया में चीनी का क्या होता है, क्या हो जाता है, हमें यह जानना है किस वजह से झुलस जाता है। ठीक है, जैसे चीनी पे आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिएगा, चीनी झुलस जाएगा। और उस प्रक्रिया को, चीनी जो झुलसी है, उस प्रक्रिया में आखिर क्या होता है चीनी के साथ जो वो झुलस जाता है, हमें यह जानना है। देखिए उसमें होता क्या है कि जैसे चीनी पे आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिएगा, उसका निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी का मात्रा उसमें कम जाता है, जिसकी वजह से चीनी क्या होता है कि वो झुलस जाता है। ठीक है, पानी रहता तो झुलसने से थोड़ा सा बच सकता था, तो ये चीजें होता है, तो निर्जलीकरण होता है उसमें। ठीक है, ये आपका क्या है कि ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि निर्जलीकरण हो जाता है वो चीनी का। ठीक है, चलिए हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है। अस्थायी कठोरता कहने का मतलब क्या, जल की कठोरता को दूर भी कर सकते हैं और अस्थायी तरीके से होता है। तो वो अस्थायी कठोरता जो है हमें जानना है कि किसके वजह से होता है, ये जानना है। ठीक है, देखिए जल की अस्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होती है। किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के वजह से होती है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों को देखिएगा तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये थर्ड नंबर होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से जल की अस्थायी कठोरता होती है। अब इसकी अस्थायी कठोरता को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, पानी को बॉयल कर दीजिए। पानी को बॉयल करने के बाद क्या होता है कि उसकी अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। या उसमें क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा मिला देने से भी क्या होता है कि जल की अस्थायी कठोरता जो होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, ये इसमें दे दिया है कि पायरेक्स कांच जो होती है, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बताइए कि पायरेक्स कांच जो होती है वो किससे बने होते हैं। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये पायरेक्स कांच में दोस्त जो बने होते हैं ये आपका सेकेंड नंबर होगा बोरेक्स। बोरेक्स से क्या होता है ना कि पायरेक्स कांच बनती है। बोरेक्स को जान लीजिए कि बोरोसिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है बोरोसिलिकेट कहिए या पायरेक्स कहिए या बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स से बनते हैं पायरेक्स कांच, तो उसको बोरोसिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह की कांचें होती है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। जैसे कि जान लीजिए कि लेबोरेटरी में जाते होइएगा तो उसमें लैब में जाते होइएगा, उसमें कांच देखते होइएगा, लेबोरेटरी वाला कांच जो होता है जिसमें कुछ जो है क्या करते हैं केमिकल्स रखे जाते हैं, वो क्या होता है कि पायरेक्स कांच होते हैं। ठीक है, या कुछ बर्तन भी बनाए जाते हैं कांच के, तो वो सभी क्या होता है कि पायरेक्स कांच होते हैं। इसको गर्म करके अच्छे से आकार में मतलब ढाला जा सकता है कोई भी शेप में, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात जो है वो क्या है कि इस्पात मजबूत के मामले में अगर देखा जाए तो वो धातु के बराबर होता है, लेकिन उसका भार जो होता है वो धातु से बिल्कुल आधा होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, बता दीजिए कि कौन सा है कौन नहीं है। ठीक है, जिसका मजबूती धातु के मजबूती के बराबर होता है लेकिन वेट में धातु से आधा होता है। देखिए दो ऐसे आपका जो है क्या है कि धातु है जो आपको क्या मिश्र धातु कहिए, उसमें कि जो धातु के वेट के बराबर नहीं होता, वेट के आधा होता है लेकिन मजबूती में धातु के बराबर होता है। कौन कौन होता है थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें आपको एल्युमिनियम होता है, दूसरा जो है टाइटेनियम होता है। तो इसमें एल्युमिनियम तो दिया नहीं है। एल्युमिनियम कहने का मतलब कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है, खुद एल्युमिनियम नहीं होता है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो होता है ड्यूरेल्युमिनियम होता है। ठीक है, वही क्या होता है कि आपका जो है इस्पात के मजबूती के बराबर होता है, जितने भी धातु होते हैं उसके मजबूती के बराबर होता है, और उसका वेट जो होता है अन्य धातुओं के आधा होता है। जंगरोधी भी होता है वो। ठीक है, इसलिए उसका निर्माण जो होता है वायुयान या प्लेन जो होते हैं, जितने भी बॉडी होते हैं उसके बॉडी के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जितने भी वाहन होते हैं उसके बॉडी के निर्माण में किया जाता है। तो उसी तरह से टाइटेनियम भी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि टाइटेनियम सही है, क्योंकि एल्युमिनियम का मिश्र धातु ड्यूरेलियम दिया नहीं है। ड्यूरेलियम भी क्या है कि आपका जो है धातु के समान क्या होता है कि मजबूती होता है और उसका वेट भी बहुत हल्का होता है वो, तो उसका इस्तेमाल जो है अन्य जो है जितने भी वाहन होते हैं उस समय किया जाता है। ठीक है, चलिए
हाँ, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है धातु भूपरपट्टी पे सबसे अधिक जो है मात्रा में पाया जाता है। देखिए इसमें धातु की बातें कर लिया है, कभी कभी इसमें तत्व की बातें कर लेता है, एलिमेंट्स की बातें कर लेता है। तो एलिमेंट्स में दे देता है, तो कभी कभी जो है गैस में दे देगा कि कौन सी गैस जो है भूपरपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कभी कभी कौन सा तत्व भूपरपट्टी पे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे कभी कभी ये धातु देता है कि सबसे अधिक धातु भूपरपट्टी पे कौन कौन सा पाया जाता है। तो ये चीजें ध्यान लीजिए कि अगर धातु की अगर बात करा है कि धातु जो है भूपरपट्टी पे, पृथ्वी के भूपरपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। कौन? एल्युमिनियम। ध्यान रखिएगा, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि भूपरपट्टी पे अगर बात करें धातु की तो सबसे अधिक धातु जो होता है भूपरपट्टी पे वो एल्युमिनियम होता है। अगर गैस में चले जाते हैं या एलिमेंट्स में चले जाते हैं तो उसको ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या? ऑक्सीजन। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि गैसों के विसरणों के दर दे दिया है और उसके घनत्व का क्या करना है कि सही संबंध बताना है कि इसमें कौन है कौन नहीं है। ठीक है, विसरण और घनत्व के बीच हमें क्या करना है कि संबंध बताना है, रिलेशन बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है। देखिए इन चारों ऑप्शनों को आप ऊपर से नीचे देख लीजिएगा तो आपको करेक्ट आंसर क्या बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर होगा। क्या? R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट D2/D1 होता है अंडर रूट में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है बिना देखे जो है ये फोर्थ नंबर या थर्ड नंबर मार दीजिएगा। ये इसको ध्यान में रखिएगा, ये R1/R2 होगा, अंडर रूट में D2/D1 होगा, दोनों रूट में होगा। ठीक है, डेंसिटी जो होगा। तो ये क्या होता है कि दोनों का संबंध सही संबंध बताता है। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ, देख लीजिए एक एंगस्ट्रम दे दिया है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। दोस्त अक्सर जो है ये क्वेश्चन मीटर में ही देगा ऑप्शन जो होगा इसको। ठीक है, कि कितना मीटर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है। अधिकांशतः मीटर में ही देता है ये क्वेश्चन, जनरली जो है क्वेश्चन। तो देखिए एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास में होता है। कितना? 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रम बराबर। तो ये क्या होगा कि आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और जान लीजिए ये चीज कि एंगस्ट्रम आखिर किसका यूनिट होता है, तो ये इकाई जो होता है तरंगदैर्घ्य का होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा यूनिट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए ये एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक तरह का एंगस्ट्रम लंबाई है, क्योंकि मीटर में है तो लंबाई ही है। ठीक है, लेंथ में ही मेजर करते हैं। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया है कि आपको दे दिया है कि जल दे दिया है, कांच दे दिया है, हीरा दे दिया है। उन सभी में प्रकाश का चाल जो है वो क्रम में हमको क्या करना है कि चूज कर लेना है कि कौन सा क्रम में है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यही होता है वायु में या निर्वात में ये प्रकाश की चाल। तो जितना कम अवरोधक होगा प्रकाश की चाल उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अवरोधक बढ़ता जाएगा रास्ते में प्रकाश का, उतना उसकी चाल क्या होगा कि घटती चली जाएगी। इसीलिए निर्वात में कहिए या वायु में कहिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद अगर दे दिया तो इसमें हमें तीन ही चीज में पहचानना है, जो कांच है, हीरा है, आपका जो है आपको और क्या है कि जल है। ये तीनों में क्या करना है कि हमें प्रकाश की चाल पहचानना है। देखिए अगर इसमें हम बात करें हवा को छोड़ करके इन तीनों में आते हैं तो इन तीनों में सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होगी वो जल में होगी। जल के बाद जो है कांच में होगी। कांच से कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट जल होता है, उससे कम ट्रांसपेरेंट जो होता है वो कांच होता है, और उससे कम जो है सबसे कम जो होता है हीरा होता है। हीरा ठोस होता है, तो ठोस में प्रकाश की चाल जो है न के बराबर ही होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए क्रम में कौन सा जा हुआ है, कांच हमें क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए पहले, कांच दूसरा में, तीसरा में हीरा होना चाहिए। तो इन चारों में से ऑप्शन देखा जाता है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कि ये जल है, कांच है और हीरा है। इसमें जो है क्या होगा कि प्रकाश की चाल जो है वो क्रम में बढ़ेगी। अब ये चीजें जान लीजिए कि जल में आखिर प्रकाश की चाल होती कितना है, कभी कभी पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये जल में होती है। उसी तरह से अगर कांच में चले जाइएगा तो कांच में जो होता है वो प्रकाश की चाल होता है 2.20 का, ये 2.20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हीरा में अगर प्रकाश की चाल कह देगा तो 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में किसी से भी पूछ देगा कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है या हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हाँ, देख लीजिए ये अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे
जो होती है वो किस प्रकार की तरंगे मानी जाती है, हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, अब बता दीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो किस तरह की तरंगे है। दोस्त आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अनुप्रस्थ तरंग होती क्यों है? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो लंबवत चलती है। क्या होती है? लंबवत चलती है, इसलिए क्या होती है कि अनुप्रस्थ तरंग होती है। यही ध्वनि की अगर बात कर लेते हैं तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि वो लंबवत नहीं चलती है, सीधा चलती है ऐसे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो लंबवत चलेगा, जितने भी मैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो लंबवत ही चलता है। अब वो जितने भी मैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो सभी अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सत्य है, हमें यह जानना है। तो किसके किसके बीच दे दिया है? दूरी और विस्थापन के बीच दे दिया है। बहुत अच्छा है। देखिए दूरी विस्थापन के बीच आपको संबंध बताते हैं। देखिए दूरी जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि विस्थापन जो है वो जीरो हो सकता है। विस्थापन जीरो हो सकता है, मतलब विस्थापन जीरो हो सकता है, आप दूरी जो है जीरो नहीं हो सकता। स्वाभाविक है कि दूरी जो होगा विस्थापन से बड़ा होगा। क्या होगा? दूरी जो होगा विस्थापन से बड़ा होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको बताते हैं इसमें से चारों में से ऑप्शन जो होगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि दूरी ग्रेटर देन जो होगा वो विस्थापन होगा, इक्वल टू विस्थापन होगा। जीरो दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, इसको ध्यान में रखिएगा। विस्थापन से मतलब दूरी जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच सबसे अगर कम दूरी जो होता है, दो बिंदुओं के बीच ही होता है सबसे कम दूरी। ठीक है, जीरो नहीं होता है दूरी। विस्थापन जीरो हो सकता है, क्योंकि घूम के आइए उसी पॉइंट पे आ जाइए, जीरो विस्थापन हो सकता है, लेकिन दूरी कभी विस्थापन नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि केपलर के कक्षा में जानते होइएगा आप कि केपलर जो है ग्रहों के कक्ष नियम दिए थे, उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि जितने भी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर जो है कक्षा में रोटेट करते हैं, वो किस पर स्थित होता है, हमें ये चीजें जानना है। तो ये बताया है कि उस किस पर जो है स्थित होता है, डैश पर स्थित होता है, ये जाना। तो देखिए जितने भी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य को केंद्र मान करके क्या करता है कि चारों ओर जो है क्या करता है कि चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसका एक ही फोकस होता है जो सूर्य होता है। सूर्य को ही एक फोकस मान करके जितने भी ग्रह होते हैं वो चारों ओर क्या करते हैं कि चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसमें फोकस कितना होगा? किसी एक पॉइंट पर जो क्या करता है कि फोकस लगाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि किसी एक फोकस पर स्थिर रहता है, जो सूर्य को फोकस मान करके जितने भी ग्रह होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। केपलर का कहना था ये। ठीक है, चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जब क्षेत्रफल घटता है तो डैश हो सकता है, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, हमें यह जानना है। देखिए अगर आप क्षेत्रफल की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें प्रेशर की है, दबाव है, दबाव के बारे में कहा जा रहा है। तो दबाव का फॉर्मूला पहले जान लीजिए कि क्या होता है। दबाव का फॉर्मूला प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है दोस्त? एफ बाई ए होता है। मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को हम लोग, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं कि दाब कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। अब ये यहाँ पे देखिएगा पी इक्वल टू एफ बाई ए है, मतलब कि ए जो है वो क्षेत्रफल है, अपोजिट में है। तो जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना आपका दबाव कम होगा, जितना क्षेत्रफल घटेगा उतना दबाव क्या होगा कि आपका बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दे दिया कि क्षेत्रफल घटेगा तो स्वाभाविक बात है कि दबाव बढ़ेगा। क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। तो दबाव बढ़ेगा तो ऑप्शन देख लीजिए। हाँ ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि दबाव बढ़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल अगर घट गया तो, अगर क्षेत्रफल बढ़ा देता तो दबाव को हम लोग क्या करते? घटा देते रह। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो है वो किस पर आधारित है, ये हमें जानना है। देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आप जानते होइएगा कि क्या कहा जाता है उसमें दोस्त। ये चीजें कहा जाता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ऊर्जा को विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक फॉर्म से, एक रूप से यानी कि दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि सामग्री के लोच के संबंध में, लोच मतलब क्या? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के संबंध में क्या करना है कि सही क्रम इसमें हमको दिखाना है कि कौन सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें पाया जाता है या सबसे कम जो है इलास्टिसिटी किसमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जो होता है वो स्टील में होता है। किसमें? स्टील में। उसके बाद जो ग्लास में सबसे कम जो है रबड़ में होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी स्टील में होगा, उसके बाद आपका क्या होगा कि ग्लास में होगा, फिर सबसे कम रबर में होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेगा। या सिंगल ही क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सबसे अधिक इलास्टिसिटी जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो स्टील क्या करेंगे कि आंख बंद करके मार देंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये अगला नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का दे दिया है, इसमें समय दे दिया है, क्या दे दिया है कि टी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आवेश के कितना दे दिया है कि क्यू प्रवाहित दे दिया है, उसके बाद आपको जो है धारा का मान आई दे दिया है। उन तीनों के बीच क्या करना है कि इसमें हमको संबंध दिखाना है कि कौन सा संबंध सही है। देखिए हम लोग पढ़े हैं आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी या क्यू बराबर आई इंटू टी, यही ना पढ़े हैं। तो क्यू बराबर आई इंटू टी देख लीजिए, है कहीं नहीं है क्यू बराबर आई इंटू टी, लेकिन आई बराबर क्यू बाई टी है, कहां है तो ये थर्ड नंबर में है, आई बराबर क्यू बाई टी। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अच्छा चलिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन जो है आपके लिए एक्सपेक्टेड था, जो साइंस से था। तो दोस्त इसको एक बार क्या कीजिएगा कि फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होइएगा, मुझे जहां तक की उम्मीद है, क्योंकि हर बार हम आपको बताते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाती है। अगर पीडीएफ लेना है, जितने भी सेट डाले गए थे उन सभी का पीडीएफ लेना है तो जाकर के टेलीग्राम हो जाइएगा ज्वाइन। ठीक है, वहां पे आपको क्या होगा कि सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो आराम से रिवाइज करके आराम से बिंदास होकर के जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा। दोस्त इसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो लोग एग्जाम देकर के आते हैं मुझे उनसे बातें होती है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि दोस्त हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि और फिर अगले दिन मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।